आज की इस प्रेस वार्ता में जैसलमेर जिले के सभी मीडिया बंधुओं का पत्रकार साथियों का स्वागत। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष CP शारदा जी, सभी पत्रकार बंधुओं को विदित है कि कल राजस्थान में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से तैयारी कर रही थी और हम ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में ही रहते हैं। हमारी तैयारी हमारी पूरी है। आज की इस प्रेस वार्ता का हेतु ये है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, तो चुनाव में जाने से पहले हम हमारा केंद्र सरकार का 9 साल का लेखा जोखा आपके बीच में रखेंगे और इस सरकार के फेलियर को भी मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सबने देखा होगा 2014 के नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो इस 9 साल में समाज के सभी वर्गों का आदरणीय मोदी जी ने ध्यान रखा है। जिस तरीके से युवाओं को अवसर मिला, किसानों की सम्मान निधि की बात हो, किसान समृद्ध हुए, गरीबों के सबसे ज़्यादा जो हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही वो गरीब कल्याण को लेकर के रही। गरीबों के जीवन में भी जीवन स्तर में बहुत सुधार हुआ और देश में इन 9 सालों में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो आप सब पत्रकारों को यही है कि हमारे मोदी जी की जो योजना है वो आप सबके बीच में मैं रखना चाहूँगा कि जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विदेश नीति के क्षेत्र में हो, प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शिता है उसको लेकर के जिस तेज़ी से भारत जो दुनिया में बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत उभर रहा है। जब हमारी सरकार बनी 2014 में, तब हम विश्व की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे। आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और मोदी जी ने गारंटी दी है कि आने वाले सालों में हम बहुत जल्द 2024 के बाद में भारत विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये एक मजबूत सरकार का एक सिनेरियो है कि मजबूत सरकार कैसे काम करती है और जो सरकार विजन लेकर चलती है, सुशासन देती है, उसका नतीजा भी हमने ये देखा है। तो उसके बाद में जिस तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा कि लोक कल्याण की हमारी जो योजना है थी, उसमें सुशासन, गरीब कल्याण और नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस हम सब ने देखा ही है। जिस तरीके से 2014 के बाद में देश में एक भी बम नहीं फूटा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस देश के लिए आज देश विकास कर रहा है, तो उसका कारण ये है कि देश में किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कोई बम नहीं फूटा, तो लोग आराम से, हमारे प्रवासी बंधु और जो भी उद्योग है, व्यापारी है, वो सब आराम से शांति से काम कर रहे हैं। लोक कल्याण की योजना में जिस तरीके से मोदी जी ने जन धन योजना से शुरू किया, जब मोदी जी आए जन धन योजना तो लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन इसका जो नतीजा, इसका जो रिजल्ट हमको मिला डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में आम आदमी को, तो 40 करोड़ के लगभग जनधन के खाते खुले, उसमें सीधा बेनिफिट लाखों करोड़ का जनता के खाते में गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना, अब तक 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास में पक्का मकान मिल चुका है। अब जिस तरीके से कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर हम कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा देश और कोरोना काल का लॉकडाउन, अब इतना बड़ा हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में एक भी इंसान को हमारी केंद्र की मोदी जी की सरकार ने भूखा सोने नहीं दिया। जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को पिछले 2020 से लगाकर अब तक सबको अन्न मिल रहा है और सबको जो खाद्य सामग्री मिल रही है, ये गरीब के लिए बहुत बड़ा चिंता जो थी, उस चिंता को दूर करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। जिस तरीके से किसान सम्मान निधि, हर किसान को जब भी फसल बोने का टाइम आता है तो चिंता रहती है कि कहाँ जाएंगे, लेकिन हजारों लाखों करोड़ किसानों के खाते में अब तक मोदी जी दे चुके हैं। फिर उज्ज्वला योजना, जो माता बहनें जो धुआं फूकती थी, जिनकी स्वास्थ्य के ऊपर पूरा असर हो रहा था, उसके बारे में मोदी जी ने सोचा और आज उज्ज्वला योजना बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें मुद्रा लोन के रूप में कई लोगों ने लोन लेकर के अपने जीवन को सुधारने का काम किया और जो ऐतिहासिक निर्णय हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे, मोदी जी के, और हमारे जब से हम जनसंघ में थे
तब से लगा कर हमारे 2-3 कोर इशू थे। एक तो धारा 370 हटाने की बात थी और श्री राम मंदिर की बात थी, और एक समान नागरिकता की बात थी। तो जब हम जाते थे तो लोग कहते थे कि राम के नाम से बीजेपी वोट मांग रही है, राम मंदिर नहीं बनाएगा। तो मैं आप सब साथियों को, आपको पता ही है कि जिस तरीके का ऐतिहासिक निर्णय बना और जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने पैरवी की और जो निर्णय तक आए, और आज 2024 में हम सब राम मंदिर में जाकर के भगवान राम लला के दर्शन करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की रही है। और 370 में जब बात करते थे, जिस तरीके से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ शहीद हुए, तो उसका जो परिणति है उसके रूप में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मिलकर के जो निर्णय लिया, आज कश्मीर के लोगों को हम सब देखा है। G20 की वहाँ बैठकें हुई और बहुत ही ऐतिहासिक बैठकें हुई। आज शांति से वहाँ के लोग भी रह रहे हैं और कश्मीर विकास भी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको हम रखना चाहेंगे। उसके बाद में मैं आपको कहूँगा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, चाहे वो किसी धर्म की महिलाएं हो, जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा था, मुस्लिम महिलाओं के साथ में जो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा था, उस अन्याय के लिए मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के 3 तलाक को कानूनी रूप दिया। और आज की तारीख में बहुत ही आपने देखा होगा कि 3 तलाक के बहुत ही कम इशू हो रहे हैं। सब लोग इसका दुरुपयोग करने से बच रहे हैं 3 तलाक का। तो ये भी उनके साथ में किया। फिर जो ऐतिहासिक निर्णय अभी हमारे बीच में हुआ महिलाओं को लेकर के, जो 33% महिला आरक्षण, इससे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो मातृशक्ति है, कई सालों से लंबित जो मुद्दे थे, जो महिला शक्ति का बिल, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इनकी सरकार ने उसको लटका के रखा था, कांग्रेस ने 10 साल तक, उस बिल्कुल ऐतिहासिक जो बहुमत के साथ में मोदी जी ने पार किया और उसको महिलाओं को अधिकार देने की बात हो तो हमारे मोदी जी ने दी। और भी महिलाओं के बारे में कई योजनाएं हुई। मैंने जैसा आपको बताया, जनधन में 46 करोड़ खाते खुले अब तक, और उसमें सीधा डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिलता है। आप अपन सोच सकते हैं कि 46 करोड़ लोगों को जब भी ये खाता खुला तो उनको कितना उनका पैसा भी रखने की, उनको खाता भी खुला और उनको डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में उनको जो पैसा है जो मिला। जिस तरीके से राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और बैंक तक जाते जाते 15 पैसा बचता है, उस कमजोरी को जो है मोदी जी ने समझ करके किसान के खाते में हो, चाहे महिला के खाते में हो, चाहे पेंशन हो, सारा का सारा पैसा सभी लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट पहुँचता है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, तो सब पैसा जो है भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, अपने आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस। आप सबने देखा होगा जिस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुई, वो मोदी जी ही कर सकते हैं। और एक मैं आपके बीच में कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना काल में आज दिन तक इतनी महामारी आई, लेकिन भारत में कभी भी जितनी भी महामारी हुई 2 साल, 4 साल, 10 साल, कोई टीका तो 20 साल बाद आया, लेकिन ऐतिहासिक दुनिया में सबसे पहले टीकाकरण करने वाला कोई देश बना तो वो भारत बना। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस महामारी में जान विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में लाखों लोगों की जान चली गई। ऑथेंटिक रूप से वहाँ मोदी जी ने ऐतिहासिक रूप से काम करके वैज्ञानिकों का मतलब फुल छूट दे करके वैज्ञानिकों को पूरा सपोर्ट करके, हमारे वैज्ञानिकों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भी मेहनत करी और केंद्र सरकार ने जितना भी बजट लगना था वो लगा करके उनके सारे संसाधन उपलब्ध करवाए। और कोरोना काल में जो कोरोना का टीका हमारा रहा वो ऐतिहासिक रहा, और हमने 200 करोड़ से ज़्यादा कोरोना का टीकाकरण किया। तो आज और हम सब यहाँ आपके सामने बैठे हैं तो बिना मास्क के, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरीके से होना चाहिए वो पहले की सरकारों में हुआ नहीं था। जो बजट स्वास्थ्य का जो था बजट वो था, उससे 3 गुना हमारी सरकार ने बजट दिया, और आयुष्मान भारत योजना लेकर के मोदी जी आए, और आज दिन तक कम से कम करोड़ों लोगों ने उस योजना का फ़ायदा लिया है। तो एक बहुत बड़ा 4.5 करोड़ लोगों ने इस योजना का फ़ायदा लिया है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से दवाई के बारे में हम करें बात, तो जो दवाइयाँ कैंसर की हो, चाहे एड्स की हो, और भी गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ हों, जो दवाइयाँ महंगी मिलती थी, उसके लिए मोदी जी ने सोच के आज हर विधानसभा स्तर पर एक प्रधानमंत्री जी की दवाई की दुकान जो खोली है, प्रधानमंत्री केंद्र की। तो उसमें आज दिन तक कई लोगों का जीवन बचने का काम हुआ है।
9,304 से अधिक जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जी ने खोले हैं। अब डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो अब तक 25 लाख करोड़ रुपए सीधा डायरेक्ट बेनिफिट हर लाभार्थी के खाते में मिला करके केंद्र की सरकार ने दिया है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि ईज ऑफ डूइंग जो बिज़नेस है उसमें जो हमारी रैंक थी 142वीं, वो अब 63वें स्थान पर आ गई है। तो केंद्र की हमारी जो सरकार की जो योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जिस तरीके से अभी मैं इस आया अभी अध्यक्ष जी को मैंने पूछा कि ये कौन सी रोड बनी है, तो उन्होंने कहा कि भारतमाला, चाहे भारतमाला हो, सागरमाला हो, पर्वतमाला हो, जल से लगाकर नभ तक चारों तरफ से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ऐतिहासिक काम किए हैं। जिस तरीके से पहले जो एम्स थे उससे 3 गुना एम्स बन गए, पहले जो IIT उससे 3 गुना IIT बन गई। तो इस देश के विकास में जिसकी भी ज़रूरत हो वो हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। देश का सर्वांगीण विकास, चाहे विदेश नीति हो चाहे रक्षा नीति हो, तो सब में केंद्र की सरकार ने एक मजबूत सरकार के रूप में पूरे देश, पूरी दुनिया में आज पूरी दुनिया की नज़र जो है वो भारत के ऊपर है। आप और हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन के युद्ध में 22,000 लोगों को वहाँ से निकाला है और हमारे साथ में विदेश के लोगों को भी निकाला, और हमारे लिए गर्व की बात तो ये रही कि पाकिस्तान वाले भी हमारा तिरंगा उठा करके उसके अंदर बच के आए। तो जब दुनिया में किसी की हिम्मत इस युद्ध में कूद रोक करके, तो मोदी जी ने इस युद्ध को 6 घंटे रुका करके हमारे लोगों को लाया। और दुनिया के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि इस युद्ध को रुकवाने का और चर्चा करने के लिए केवल मोदी जी ही बात कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे लिए, आपके और हम सब के लिए, देश जब गौरव बढ़ रहा है देश का, पूरी दुनिया का जो विश्व गुरु की तरफ हम जब एक तरफ जा रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर के जिस तरीके से हमने छोटे छोटे देशों को भी कोरोना का टीका उपलब्ध करवाया, तो हमारे मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। और हम रक्षा के क्षेत्र में हम सब देख रहे हैं कि पहले हम इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट भी करना चालू हो गए हैं। तो सब चीज़ से देश को आगे बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार हमारी कर रही है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि केंद्र की जो सरकार है वो समाज के सभी वर्गों को लेकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, चाहे वो हमारा दलित वर्ग हो, चाहे SC ST का वर्ग हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे OBC वर्ग हो, सबके हितों को लेकर के मोदी जी सबके साथ मिलकर के हम लोग जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से जो मोदी जी जिस स्पीड में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े जो मुद्दे थे देश के, उन मुद्दों को भी हल करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। और जो जनता का उनको प्यार मिल रहा है, उस प्यार का साथ में 18 घंटे काम करके भी उसको देश को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग हम मिलकर कर रहे हैं। अभी मैं इस 5 साल की सरकार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जिस तरीके से इस सरकार के फेल्योर को आप सब ने हमने देखा है, जिस तरीके से इस सरकार ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का तांडव मचाया है, आप सबके यहाँ भी देख रहे होंगे आप। इस सरकार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस सरकार के खुद मंत्री कह रहे हैं कि इस सरकार में 50% कमीशन के बिना काम नहीं हो रहा है। जिस सरकार के विधायक लिख के कह रहे हैं कि आपका खान मंत्री जो है वो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है और उन्होंने मुंडन करवा दिया और मुख्यमंत्री जी के कानों में जू नहीं लगी, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार का क्या सबूत मैं आपको दूँ। और भ्रष्टाचार की हम बात करें तो सचिवालय में आप और हम सब ने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी प्रदेश के सरकार के सचिवालय के अंदर 5-5 किलो सोना, करोड़ों रुपए मिलना, और एक बार नहीं 2-2 बार। तो इससे ज़्यादा इस सरकार को शर्म नहीं आती। इस प्रदेश को लूटने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने आने के बाद में केवल अपनी कुर्सी बसाने का काम और अपने लोगों को मजबूत कैसे करें भ्रष्टाचार करके खुली छूट दे रखी है। वो चाहे ठेकेदारी हो, चाहे और भी कोई काम हो। जब इनके मुख्यमंत्री जी जब पूछते हैं शिक्षकों को बड़ी बैठक में कि भाई आपको रिश्वत तो नहीं देनी पड़ती, शिक्षक 1 बार नहीं 2 बार खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं साहब देना पड़ता है। इससे ज़्यादा इस सरकार का भ्रष्टाचार क्या होगा? मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो पूरे देश की कांग्रेस को चलाने का काम राजस्थान ने कोई ठेका ले रखा है, आपका और हमारा पैसा है और कांग्रेस को चला रहे हैं यहाँ से। इससे ज़्यादा हमारे प्रदेश के साथ अन्याय क्या हो सकता है? फिर हम आते हैं कानून की बात करते हैं
तो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप सब देखिए, इनके जो एमएलए हैं वो कहते हैं कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ। इनकी एमएलए कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आए दिन भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, शराब माफिया हो, कौन सा माफिया इस राजस्थान में नहीं है। जिस तरीके से यूपी में योगी जी वहाँ से अपराधियों को भगा रहे हैं, वो अपराधी सारे के सारे शर्म लेने अपराधियों की ऐशगाह बन गया राजस्थान। कितने गैंगवार हुए, कितने मर्डर हुए। आज प्रदेश में रोज़ के 17 बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ की 6 मर्डर हो रहे हैं। आज राजस्थान किसके लिए जाना जाता था? राजस्थान जाना जाता था मर्यादा के लिए, राजस्थान जाना जाता था इज्जत के लिए, राजस्थान जौहर के लिए जाना जाता था। वहाँ 17 बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के साथ रोज़ के। कानून पे इनकी जो गृह मंत्री है, जो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री है, कानून पे इनकी कोई पकड़ नहीं है। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की बनती है। इनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब आपकी प्रशासन पे पकड़ ही नहीं है, पुलिस का इकबाल ही खत्म हो गया है। कोई डर, अपराधियों में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज़ की फायरिंग हो रही है, रोज़ के मर्डर हो रहे हैं, रोज़ के अपहरण हो रहे हैं। तो इस सरकार का कुशासन की क्या मतलब किस स्थिति में राजस्थान को पहुंचा दिया। राजस्थान की छवि पूरे देश में थी एक शांत प्रदेश की और एक इज्जत वाले प्रदेश की। और इनके जो मंत्री हैं, उनके स्टेटमेंट, इनको शर्म आनी चाहिए। देश इसे कांग्रेस सरकार के सबसे जो पावरफुल मंत्री है वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अरे राजस्थान मर्दों का प्रदेश इसके लिए था कि देश की रक्षा करने के लिए था। राजस्थान आज सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं तो हमारे इस जोधपुर संभाग के शेरगढ़ के सबसे ज़्यादा आपको सैनिक शहीद मिलेंगे। प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए राजस्थान जाना जाता था। राजस्थान के जो मर्द हैं वो मलेच्छों से लोहा लेने के लिए जाने जाते थे। राजस्थान के जो मर्द हैं वो विदेशी आक्रांतों से भिड़ने के लिए थे। वो कोई बलात्कार के लिए वो थोड़े जाने जाते थे। उन्होंने राजस्थान के सभी बहनों को भी बदनाम किया, राजस्थान के सभी मर्दों को भी बदनाम करने का काम इस सरकार ने, नकार और निकम्मी सरकार ने किया है। और इनके सरकार में इनके समन्वय के लिए आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में जनता के विकास के काम बिल्कुल हुए नहीं। आप बताओ मेरे को, इन्होंने अब जाते जाते इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया है जो योजना बांटने का काम। इन योजनाओं को धरातल इनको पता है कि इनके पास 2 महीने बचे हैं। इन्होंने सड़क, पानी, बिजली सब, आप बताइए मुझे। इन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने बिजली का बिल 9 बार बढ़ा दिया। फ्यूल चार्ज अभी 2 महीने पहले बढ़ाया। एक तरफ कह रहे हैं हम यूनिट फ्री कर रहे हैं, और जब बिजली जो आती थी 22-22 घंटे, वो बिजली नहीं आती है 5-5 घंटे भी। किसानों का कर्जा माफ़ी की बात थी तो किसानों का कर्जा माफ़ नहीं दिया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। और सबसे बड़ा धोखा तो इन्होंने किया कि पेपर लीक के रूप में, कितना बड़ा भ्रष्टाचार। पेपर लीक में इन्होंने जो है आरपीएससी का मेंबर सीधा उसमें इन्वॉल्व, और उसकी कलई ये खोलेंगे। ये तो मुझे लगता है कि इनकी सरकार का बहुत बड़ा एक रोल नज़र आएगा। सरकार तक इनमें पीछे कुछ छुपा नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रदेश को बहुत गर्त में ले जाने का काम इन्होंने कर दिया है। और प्रदेश की जनता ने, आप सबने देखा होगा, कल भी जब से ये चुनाव की घोषणा हुई है तब से ये सब जनता में भी उत्साह बढ़ा है। और इन्होंने खुद ने, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई बीजेपी ये गारंटी दे कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारी योजनाएं बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब इस सरकार ने मान लिया है कि हम जाने वाले हैं और सुशासन देने के लिए भाजपा की सरकार बनने वाली है। मैं आप सब मीडिया बंधुओं को कहूँगा कि सब आप प्रदेश के हित के लिए, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो आप सब जो भी इस सरकार के फेल्योर हैं और जो जनता के सामने रखेंगे। हमारा यही कहना था कि ये सरकार जाने वाली है। इस सरकार के जो फेलियर है वो जनता सब जानती है। इन्होंने जो भी योजनाएं अभी की है केवल घोषणा है, और इसकी अराजकता का आप कल्पना कर सकते हैं कि इन मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से जो घोषणा करी वो घोषणा बहुत पीछे छूटती गई। पिछले साल की तो छोड़ो, मुझे लगता है कि कई घोषणाएं तो 2-3 साल की भी अभी बाकी है। तो घोषणा भी हो गए, केवल जनता के हित के काम जो है इन्होंने केवल दिखावा किया है। जनता के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, विकास के काम कोई नहीं किए। न इनकी प्रशासन पे पकड़ रही है, न भ्रष्टाचार पे पकड़ रही है। तो इस सरकार के जाने के दिन है। और भाजपा, हम सब आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी। जो प्रदेश को इन्होंने पीछे ढकेलने का काम किया, प्रदेश को सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके बारे में हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिलकर के हम सब इस प्रदेश को पुनः विकास की गति में देश के अग्रणी राज्यों में कैसे जाए, इसकी चिंता हम करेंगे। चुनाव आयोग को
और उसके बारे में जो जल्दबाजी में जितने भी इनके गलत निर्णय हैं उसके बारे में ज़रूर हमारी सरकार आएगी तो सारे निर्णयों का हम पुनर्विचार करके उसकी जांच करवाएंगे और जो गलत निर्णय उनको बदलेंगे। फ़ोटो था वो सिंबॉलिक फ़ोटो था, हमने कहीं उस किसान का नाम लिखा नहीं कि ये किसान है। आपने पता है कि प्रकृति में इस यूनिवर्स में हर आदमी की कॉपी तो होती है, हो सकता है मिलती जुलती शक्ल उनसे ज़्यादा मिल गई हो। हमने कहीं पर भी हमारी पार्टी ने ये नहीं लिखा कि ये फलाना राम जी किसान है। लेकिन इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये तो ऑथेंटिक है। विधानसभा में इन्होंने कहा है कि 19,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हुई है और 2,000 किसानों ने सुसाइड किया है। उसको कैसे झुटला सकते हैं? उनकी चिंता कौन करेगा, आप मुझे बताइए। हो सकता है, लेकिन वो हमारा इंटेंशन तो वो नहीं था ना। मैंने कहा ना, हमारा इंटेंशन क्या था? सिंबॉलिक फ़ोटो लगाना था। वेशभूषा एक जैसी हो सकती है, शक्ल सूरत भी मिल सकती है, लेकिन किसान का हमने किसानों की बात रखी है कि 19,000 किसानों ने आत्महत्या करी। ये थोड़ी कि हमने कहा कि ये यही किसान है। देखा होगा कि कांग्रेस ने तो उसको मुद्दा बनाया था, गुजरात में बहुत बड़ी जीवन की मात्रा में, और उसके बाद में ताबड़तोड़ जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्रवाइयाँ की और अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने खुला कहा कि हम इस ड्रग्स माफिया को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि कई जगह रेडें पड़ी, कई बड़े बड़े लोगों को इसके पीछे केंद्र की सरकार लगी हुई है कि बॉर्डर एरिया में सब जगह ये विदेशी जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान से लगाकर चाइना तक, सबका है कि बॉर्डर एरिया को कमज़ोर कैसे करें। यहाँ के युवाओं को नशे के आदी बना करके इस नस्ल को कमज़ोर करना वो उनका है। पर केंद्र की सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार भी कर रही है और इसको स्ट्रॉन्ग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ज़रूर कर रहे हैं।